आजम खान से मिलने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर, सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान और अखिलेश की पहली मुलाकात हो रही है। सर गंगाराम अस्पताल पहुंच गए हैं अखिलेश यादव। नेता प्रतिपक्ष सपा अध्यक्ष जेल से जब बाहर आए 27 महीने बाद आजम खान, उसके बाद ये पहली मुलाकात है आजम खान की और अखिलेश यादव की। चर्चा आम रही है आजम खान की नाराजगी की, और चर्चा यह भी थी कि उनसे मिलने के लिए रामपुर जाएंगे अखिलेश यादव। लेकिन आजम खान से मिलने के लिए दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे हैं अखिलेश यादव। तस्वीरें आप देख लीजिए। लखनऊ से पहले दिल्ली पहुंचे और उसके बाद सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे हैं। खबर यह भी है कि कपिल सिब्बल भी उनके साथ हो सकते हैं, इसकी पुष्टि हमें करनी होगी। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की वकालत की, और जब आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उस केस को लड़ रहे थे उस वक्त आजम खान के लिए कपिल सिब्बल, और बाद में राज्यसभा के उम्मीदवार बने निर्दलीय, और उनको समर्थन दिया समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, और उनके नॉमिनेशन में उनके साथ तक गए। अब सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव। खबरें यह भी हैं कि उनके साथ कपिल सिब्बल भी हो सकते हैं। और जेल से बाहर निकलने के बाद आजम खान के ये उनकी पहली मुलाकात होने जा रही है अखिलेश यादव से, इसलिए सारी निगाहें इस बात पर। रामपुर में और आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव होंगे। उस उपचुनाव में रामपुर में क्या उम्मीदवार रखा जाए, कौन सा उम्मीदवार रखा जाए, क्या रणनीति बनाई जाए, इस पर भी अखिलेश यादव की चर्चा हो सकती है आजम खान से। यह भी बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। लखनऊ से रवाना हुए अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे हैं और इस वक्त सर गंगाराम अस्पताल पहुंच गए हैं, और वहां पर वो मुलाकात करेंगे आजम खान से। ये बड़ी और ताजा अपडेट इस वक्त की दिल्ली से हमारे पास। ये बड़ी अपडेट दिल्ली से, आजम खान से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव। जेल से आने के बाद ये पहली मुलाकात, और इसलिए बहुत अहमियत रखती है। सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद कुछ दिनों से आजम खान, लेकिन वहां पर इलाज के बाद उनकी स्थिति अब बेहतर बताई जा रही है, स्थिर बताई जा रही है, और आज अखिलेश यादव पहुंच गए हैं सर गंगाराम अस्पताल उनसे मिलने के लिए। लखनऊ में भी दोनों की मुलाकात नहीं हुई, और अब दिल्ली में होने जा रही है सर गंगाराम अस्पताल में। 27 महीने की जेल के बाद जब बाहर आए आजम खान, तो ये उनकी पहली मुलाकात होने जा रही है अखिलेश यादव से, जिसके लिए खुद अखिलेश यादव पहुंच गए हैं सर गंगाराम अस्पताल। और ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें महत्वपूर्ण। क्या बात होगी इस मुलाकात में, इस पर सबकी निगाहें। क्या निकलेगा इसमें, क्या जो रिश्तों में जो बर्फ सी जमती दिखाई दे रही थी, क्या वो पिघल जाएगी इस मुलाकात से, क्या सब कुछ सामान्य हो जाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से, जो सर गंगाराम अस्पताल में मौजूद हैं और इस मुलाकात पर निगाह रखे हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनसे तमाम जानकारियां लेंगे, और ये जानेंगे कि क्या अखिलेश यादव के साथ कोई और भी महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति है जो आजम खान से मिलने गया। लेकिन अभी की बड़ी अपडेट यही है कि आजम खान से मिलने के लिए अखिलेश यादव पहुंच गए हैं। अब ये मुलाकात कितनी देर चलेगी, क्या बात होगी, कितनी दिल खोलकर बात करेंगे दोनों, क्या पहले जैसी बात होगी, क्या पहले जैसे रिश्ते होंगे, क्या पहले जैसी आत्मीयता होगी इस मुलाकात में, या आजम खान ज्यादा बोलने से बचेंगे क्योंकि उनके अंदर नाराजगी हमने देखी है, महसूस की है। बहरहाल चलते हैं। अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अविनाश शाह, क्या मुलाकात शुरू हो गई है सर गंगाराम अस्पताल में अखिलेश यादव की और आजम खान की? जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तो इस वक्त मैं गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद हूँ। तकरीबन 15 मिनट पहले अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे हैं, और अब अगर बात करें तो आजम खान जिस वार्ड पर भर्ती हैं वहाँ पर वो पहुंच चुके हैं, और आजम खान के साथ उनकी मुलाकात शुरू हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से आजम खान 27 महीने करीब जेल में रहे, उसके बाद जेल से रिहा होने के बाद वो लखनऊ पहुंचे, और लखनऊ विधायक की शपथ थे। दिल्ली अगर बात करें तो शुक्रवार को आए थे, बीता जो शुक्रवार है तब वो दिल्ली पहुंचे थे, और अपने यहाँ पे एक आवास जो उनको मिला हुआ था सांसद वाला, उसी रुके हुए थे। लेकिन रविवार को सुबह अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई, और उसके बाद फिर उनको दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल अगर बात करें तो बीते
29 मई से वो लगातार यहाँ पे भर्ती हैं। आज चौथा दिन है आजम खान को यहाँ पे भर्ती हुए और तमाम तरह जो उनकी जांच है वो भी चल रही। तमाम तरह जो डॉक्टर्स हैं लगातार उन पर निगरानी रख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सियासत उत्तर प्रदेश में चल रही थी, खासतौर से अगर बात करें तो लगातार ये कहा जा रहा था कि अखिलेश और आजम में दूरियां बढ़ रही हैं। अखिलेश लगातार उनसे जेल में मिलने नहीं गए, जबकि शिवपाल लगातार पहुंचते रहे हैं। उसके बाद अगर आज बात करें तो खुद अखिलेश यादव चल के आए हैं दिल्ली और यहाँ पे आजम खान के साथ मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है राजेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से आजम खान ने इस्तीफा दिया है रामपुर लोकसभा सीट से, वहां पे उपचुनाव होने हैं और 6 जून नामांकन की आखिरी तारीख है। तो ऐसे में लिहाजा अखिलेश यादव जिस तरीके से लोकसभा में समाजवादी पार्टी की स्ट्रेंथ काफी कम है, 3 सीट मौजूदा स्थिति में है और 2 सीट जो रिक्त हुई है आजमगढ़ जिसको अखिलेश यादव ने पड़ा है, राम से बात है कि दोनों सीट को लेकर के यहाँ पे चर्चा होगी कि किसे प्रत्याशी बनाया जाए, कि जिस तरीके से 2019 में समाजवादी पार्टी ने इन दोनों सीटों को जीता था, दोबारा से और फिर इस सीट को जीत सके। तो लिहाजा बात पर भी चर्चा होगी, आजम खान के स्वास्थ्य पर भी चर्चा होगी और इसके आगे किस तरीके से रणनीति रहे चर्चा के कयास लगाया जा रहा था। चाह रहे थे कि उनको इस बात का दुख है कि अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचे हैं। जब वो जेल से रिहा होकर आए और रामपुर में तमाम तरह मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे तो उनकी बातों से ये साफ झलक रहा था कि उसके अंदर कहीं आजम खान के अंदर कहीं ना कहीं इस बात का दर्द है कि उनसे अखिलेश यादव मुलाकात के लिए नहीं पहुंचे। और आज अखिलेश यादव अब दिल्ली आकर खुद आजम खान से मुलाकात कर रहे हैं। गंगाराम हॉस्पिटल का दृश्य आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव का काफिला अंदर खड़ा है और यहाँ डिपार्टमेंट में आजम खान की अगर बात करें तो वो भर्ती हैं और वहीं क्योंकि 29 मई को अगर बात करें तो आजम खान को सीने में दर्द हुआ था और इसके साथ साथ सांस लेने में हल्की शिकायत हुई थी। उसके बाद फिर उनको दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। तब से लगातार वो अभी भी इसी अस्पताल में भर्ती हैं। और जिस तरीके से अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आजम खान को अंतरिम जमानत दी है उसमें भी नियमित जमानत के लिए आजम खान को अब जल्द ही याचिका दायर करनी है। तो लिहाजा उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है कि आगे किस तरीके से तमाम सारी जो कानूनी पहलू है उस पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी साथ रहे और किस तरीके से आजम खान नियमित जमानत के लिए प्रयास करें। क्योंकि जिस तरीके से आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिली है लेकिन फौरी राहत है, इसमें अगर कहें तो नियमित जमानत के लिए उन्हें निचली अदालत में जाना पड़ेगा और उसकी जो मियाद है वो लगभग खत्म होने वाली है राजेंद्र। तो तमाम तरह मसलों को लेकर के अब यहाँ पर बातचीत होगी और जिस तरीके से यूपी की सियासत में खासतौर से आजम और अखिलेश की दूरियों को लेकर के बातचीत हो रही थी लगातार, उस पर भी कहीं ना कहीं अब यहाँ पे जो तमाम तरह सवाल उठ रहे थे उसका अंत बिल्कुल उसका जवाब मिल सकता है। अविनाश, उसका जवाब मिल सकता है। कितनी देर ये मुलाकात चलती है, क्या बात होती है, बाहर निकलने के बाद अखिलेश यादव के चेहरे पर क्या भाव होते हैं, ये सब कुछ बयान करेगा कि ये मुलाकात कैसी रही और बात क्या हुई और रिश्ते कितने सामान्य हुए हैं या जो बर्फ जमी थी वो कितनी पिघली है। लेकिन अविनाश, एक बात जाननी बहुत जरूरी है, खबर थी कि कपिल सिब्बल भी साथ जा सकते हैं, क्या ऐसा है या अखिलेश यादव स्वयं अकेले ही गए? अविनाश से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अविनाश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल राजेंद्र, आपकी आवाज मिल रही है। एक बार आप अपना सवाल फिर से दोहराइएगा। कपिल सिब्बल के भी साथ जाने की चर्चा थी, दोनों अखिलेश यादव और कपिल सिब्बल के साथ जाने की चर्चा थी। क्या कपिल सिब्बल साथ गए हैं या अखिलेश अकेले पहुंचे? जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तो देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो एयरपोर्ट से उतरकर अखिलेश यादव अकेले सीधे यहाँ पे आए, चूंकि उनका जो अखिलेश यादव फिलहाल जानकारी मिल रही है, सिब्बल भी यहाँ पे कुछ देर पे पहुंच रहे हैं और बातचीत लंबी होगी, क्योंकि अगर बात करें तो 20 मिनट के तकरीबन ये मुलाकात हो। तो कानूनी पहलू भी है, क्योंकि 20 मई को आजम खान को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली थी, जिसके बाद अगर बात करें तो 21 मई को वो जेल से बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी थी तो साफ तौर पे 21 मई को जेल से बाहर आए थे। 14 दिनों के भीतर, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, आजम खान को निचली अदालत में नियमित जमानत के लिए अर्जी देनी है। वो समय सीमा बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है, इसलिए आजम खान को उस बाबत भी फैसला लेना है। अखिलेश यादव पहुंच गए हैं, लगभग 25 मिनट से दोनों के बीच में मुलाकात जारी है। खबर जो अविनाश हमें दे रहे हैं वो ये बता रही है कि कपिल सिब्बल भी इस बीच वहां पर पहुंच सकते हैं और उनकी मौजूदगी में फिर बात आगे बढ़ सकती है। कितनी देर ये मुलाकात चलती है अखिलेश यादव की और आजम खान की, क्या निकलता है इसमें, इस पर हमारी नजर है। लेकिन आजम 29 तारीख से लगातार सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती है और ये दोनों की पहली मुलाकात है आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद 21 मई को।
ये पहली मुलाकात है और बहुप्रतीक्षित मुलाकात है। क्या बात होती है, क्या अखिलेश कहते हैं, क्या आजम सुनते हैं, कैसे लेते हैं अखिलेश यादव के दिल्ली पहुंचने को और इस मुलाकात को, यह देखना बहुत दिलचस्प। रामपुर में जो लोकसभा के उपचुनाव होने हैं, वहां पर कौन प्रत्याशी उतारा जाए समाजवादी पार्टी का, यह भी तय हो सकता है इस मुलाकात में। अविनाश लगातार सर गंगाराम अस्पताल के बाहर हैं, इस मुलाकात पर नजर रखे हुए हैं। और अविनाश, लगभग 25 मिनट हो गए ये मुलाकात चलते हुए, क्या अभी भी कपिल सिब्बल वहां पर पहुंचे जैसा कि आप बता रहे थे? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो कपिल सिब्बल के पहुंचने की जानकारी तो मुलाकात, दोनों की मुलाकात पहले बदस्तूर जारी है यहाँ पे, और दोनों बातचीत कर रहे हैं कि आगे किस तरीके से जो लोकसभा सीट रिक्त हुई है उस पर किस तरीके से आगे समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट को लड़ाए, क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ दोनों लोकसभा सीट ऐसी रही जहां समाजवादी पार्टी ने 2019 में विजय हासिल की थी। तो लिहाजा एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी का जो अभी वर्तमान में स्थिति है वो केवल 3 सांसद उसके बचे हैं। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रामपुर के लोकसभा उपचुनाव को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच में गहन मंथन हो सकता है, लेकिन उसके पहले चूंकि मुलाकात लंबे समय बाद हो रही है और जेल से आने के बाद पहली बार हो रही है, इसलिए बहुत सारी व्यक्तिगत बातें भी हो सकती हैं दोनों के बीच में, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। रामपुर में उपचुनाव है, जहां से सांसद रहे और जहां से इस्तीफा दे दिया है आजम खान ने, और आजमगढ़ में भी उपचुनाव है, इसलिए भी ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण हो चली है जो इस वक्त चल रही है सर गंगाराम अस्पताल में। जो हलचल तेज है दोनों उपचुनाव को लेकर, यानी कि रामपुर और आजमगढ़ को लेकर। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है। आजमगढ़ से डिंपल यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हैं। भाजपा की तरफ से दिनेश लाल यादव निरहुआ भी उम्मीदवार हो सकते हैं, और रामपुर से भी अभी तक दोनों पार्टियों ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, और नामांकन की प्रक्रिया 30 मई से शुरू हो चुकी है। आखिरी तारीख है 6 जून। 23 जून को रामपुर और आजमगढ़ में इस उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 6 जून नामांकन की आखिरी तारीख है। आज 1 जून की तारीख हो गई है और आधा दिन जा चुका है लगभग। दोनों ही पार्टियों ने, जो बड़ी पार्टियां हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, दोनों ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए। डिंपल यादव उम्मीदवार हो सकती हैं, इसकी चर्चाएं प्रबल हैं। ऐसे ही गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं आजमगढ़ से, यह भी तय है। लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ जो गायक हैं, क्या वो चुनाव लड़ेंगे भाजपा की तरफ से आजमगढ़ में? पहले वो कंटेस्ट कर चुके हैं, क्या वो फिर से उम्मीदवार होंगे? इस पर सबकी निगाह है, लेकिन घोषित कुछ भी नहीं है। रामपुर से कौन उम्मीदवार होंगे, इसको लेकर भी कोई घोषणा नहीं की गई है। आइए इस उपचुनाव की जंग के बारे में आपको विस्तार से बताएं। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में उम्मीदवारों पर मंथन जारी है। भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों दलों में प्रत्याशियों पर चर्चा हो रही है। दोनों दलों ने अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है, और आजमगढ़ के भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। दोनों सीटों पर 30 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 6 जून तक चलेगी नामांकन, 6 जून तक ही हो सकता है, और 23 जून को इन दोनों ही सीटों पर वोटिंग होगी, मतदान होगा। यह महत्वपूर्ण बात है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मदरसे में बच्चों को जंजीर से बांधकर पीटने के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। राज्य बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग की जांच टीम के मुताबिक मदरसे में पढ़ाया जा रहा कट्टरता का पाठ, जी हां, मदरसे का निरीक्षण करने पहुंची टीम को वहां से आपत्तिजनक पर्चे मिले, और इनमें लिखा है कि अगर कोई गलत काम करता है तो उससे खाल से मोजे बनवाओ। वहीं मदरसे में बच्चों से मारपीट का मामला सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक मदरसों के शिक्षकों के पास शैक्षिक योग्यता भी नहीं है और बिना मान्यता के मदरसे चल रहे हैं। आपको बताएं कि गोसाईगंज के शिवलर स्थित मदरसे में बीते दिनों बच्चों को जंजीर से बांधकर मारपीट की गई, और अब प्रदेश के अन्य मदरसों की भी जांच करवाई जाएगी। गोसाईगंज के मदरसे में बच्चों की पिटाई के मामले में जांच करने गई बाल संरक्षण आयोग की टीम को तमाम चौंकाने वाली जानकारियां हासिल हुई हैं। हमारे साथ आयोग की सदस्य एडवोकेट अनीता अग्रवाल जी मौजूद हैं। अनीता जी, क्या क्या मिला है जांच में? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये न्यूज़ और पता लगा कि वहाँ पे ऐसे बच्चों को बंधक बनाया गया। तो
परसों हमने सब बच्चों को वहाँ पे बुलाया, बच्चे आए, बच्चों के माँ बाप आए, प्रबंधक आए, वहाँ के जो शिक्षक है वो आए, यहाँ हमारे CWC का अध्यक्ष भी था, हम भी थे, आयोग के सब मेंबर्स थे, डॉक्टर सुचिता, श्याम जी और हम लोग सब बैठे थे। तो वहाँ पे सबसे बड़ा ये पता चला है कि वो जो वहाँ पे शिक्षक है वो स्वयं ही पढ़ा लिखा नहीं है। उसने पहले बोला कि मैं हाई स्कूल पास हूँ, तो हमने कहा तुम हाई स्कूल की मार्कशीट दिखाओ हमें, अगर हाई स्कूल पास हो तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मार्कशीट होगी वो लाओ। तो जब उसको लगा कि मार्कशीट वगैरह देखी जाएगी तो तुरंत बोला कि नहीं मैं 8वीं पास हूँ। तो हमने कहा 8वीं पास का कुछ हो तुम्हारे पास हो तो बताओ। कह नहीं वो तो मैंने गांव में किया था। मैं गांव में किया तो कोई तो कहता नहीं हमारे पास कुछ है। तो मुझे तो पूरी तरह से उम्मीद है कि वो 8वां भी पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वो मान्यता प्राप्त मदरसा नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2 जो समिति उनकी बनी है उसमें 2 उनके बेटे हैं, एक उनकी बहू है, एक उनका दामाद है, एक वो स्वयं है। इस तरह के जो 7 मेंबर, 7 में से 5 उनके परिवार के हैं और 2 शायद उनके रिश्तेदारी में हैं। तो सबसे बड़ी बात है ब्लड रिलेशन में ये मान्यता भी नहीं है। और कल जो हमारे अध्यक्ष जी ने सुचिता जी को भेजा था कि जाके वहाँ पे देखो, अचानक औचक निरीक्षण करो कि उसमें शायद कुछ वहाँ मिल जाए, तो वहाँ ये पाया गया कि वो बच्चों को कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करा रहे, ज़बरदस्ती वो कुरान की शिक्षा दे रहे हैं। कोई हिंदी नहीं, कोई इंग्लिश नहीं, कोई हमसे कहते हिंदी, इंग्लिश, मैथ और उर्दू अरबी पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई हिंदी नहीं, कोई इंग्लिश की स्पेलिंग उनसे पूछे, वो अपनी इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं बता पाए कि इंग्लिश की स्पेलिंग क्या है। तो जब 2 वहाँ पे टीचर हैं, दोनों ही शायद 8वां पास हैं, और बाकी उनके प्रबंधक हैं वो बेसिक शिक्षा से रिटायर्ड हैं, वो शिक्षक रहे हैं जो वहाँ के प्रबंधक हैं। तो हमने कहा आप शिक्षक होकर आप बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? आप कम से कम, हम ये नहीं कहते कि आप धर्म की शिक्षा मत दीजिए, आप धर्म की शिक्षा दीजिए, कुरान पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। बच्चों को स्कूल की शिक्षा दें, बच्चों को आज की तकनीकी शिक्षा दें। ये सब बच्चों को आप क्या करा रहे हैं? और बच्चे वहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो है पढ़ना चाहते हैं, हम स्कूल जाना चाहते हैं, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं ये बनना, लेकिन वो बच्चों को केवल कुरान 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 पढ़ाए जा रहे हैं, कोई शिक्षा और नहीं दे रहे हैं। इस चीज़ पे आपत्ति है। सबसे बड़ी बात, बिना मान्यता और अब ये है कि पूरे प्रदेश में एक मिशन हम आयोग की तरफ से चलेगा कि जो मान्यता प्राप्त नहीं मदरसे उनको हटाया जाए, और बच्चों को ज़बरदस्ती, अगर आप कुरान पढ़ा रहे हैं पढ़ाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को तकनीकी स्कूल की शिक्षा होनी चाहिए। और सामान्य शिक्षा सब बच्चों का अधिकार है, वो चाहे हिंदू के बच्चे हो, चाहे मुस्लिम के बच्चे हो, चाहे किसी के बच्चे हो। बच्चों को समान शिक्षा का पूरा अधिकार है और उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। बच्चों के साथ खिलवाड़, 0 से 18 साल तक बच्चों की जिम्मेदारी, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना हमारे आयोग का कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से निभाएंगे। तो एडवोकेट अनीता जी बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के लिए संस्तुति की है, FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है, 3 दिन का समय भी दिया है। अगर 3 दिन में FIR नहीं होगी तो जवाब तलब किया जाएगा गोसाईगंज थाने की पुलिस से, और इसी गोसाईगंज मदरसे की आड़ में प्रदेश के सभी मदरसों की जाँच अब वो शुरू करेंगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ। औरैया जिले में एक कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने ज्ञान वापी मामले में बड़ा बयान देते हुए कहा कि शिवलिंग को जिस तरह से रखा गया हमारा खून खौलता है। हमारे आराध्य बाबा विश्वनाथ के ऊपर वजूखाना बना दिया, लोग हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, कुल्ला करते हैं। एक तरफ हमारी संस्कृति का अपमान करते हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में हमसे भाईचारे की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से ज्ञानवापी मस्जिद जिसको बोला जाता था तथाकथित, वहाँ के ऊपर कभी स्वयं बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग विराजमान था। आज जब वो वहाँ के ऊपर निकल कर आ रहा है, जब टीवी के ऊपर मैं देख रहा हूँ तो यह खून खोलना है। खून इसलिए खोलना है कि हमारे आराध्य, हमारे बाबा जिनकी हम सदैव पूजा करते आए हैं, हम सदियों से जिनकी पूजा करते आए हैं, जिनको अपना आराध्य मानते आए हैं, उनको किस प्रकार से उनको ध्वस्त करके उस शिवलिंग को और वहाँ के ऊपर वजूखाना बना दिया गया। वजूखाना जहाँ के ऊपर वह लोग अपने हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, कुल्ला करते हैं, वहाँ के ऊपर सदियों से हमारे बाबा को रखा हुआ है। एक और हमारी संस्कृति का एक और अपमान करते हैं और दूसरी ओर हमारे देश में हमसे किस प्रकार से भाईचारा की बात करते हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।